नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट राजेश कातोरे, पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। पहले तो सब लोग आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। उसके बाद में हम दोस्तों ने डिस्कशन के बाद में हमारे बीच में ये तय हुआ कि अरे कुछ ऐसे वीडियो बनाए जाए जो इन्फॉर्मेटरी हो, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सके, सबको बता सके। तो सब ने फिर टॉपिक डिस्कशन करके हमारा एक टॉपिक तय हुआ, वो हुआ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं, जो केसेस होते हैं, वो केसेस के सिलसिले में हम एक सीरीज़ बनाएंगे एक वीडियो में। ऑफ कोर्स सब बातें एग्जॉस्टिवली बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सीरीज़ बनेगी और उस सीरीज़ का हिस्सा आज ये पहले वीडियो से तय होगा। और ये पहले वीडियो में हम सोचेंगे, हम समझेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ 498A। और 498A का केस पत्नी द्वारा किया जाता है अगर उसको क्रुएल्टी या फिर इल ट्रीटमेंट होती है पति या पति के रिलेटिव द्वारा, तो हम समझेंगे व्हाट इज़ 498A। उसके बाद में अगर 498A का कोई भी केस रजिस्टर होता है तो पहला सवाल दिमाग में आता है कि अरे ये केस में तो सब हमारे फैमिली मेम्बर्स को आरोपी किया गया है और सब हम लोग इसमें अक्यूज्ड है, तो हम लोगों को पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है क्या? वेदर पुलिस कैन मेक अ डायरेक्ट अरेस्ट इन द केसेस ऑफ 498A। ये सेकंड सवाल, हम इसका जवाब जानेंगे, वो भी एग्जाम्पल जो सच्ची जो केस है, जो फैक्ट है केस के, वो अभी भी पुणे में पेंडिंग है। ऐसे ही कोई एक एग्जांपल, बहुत सारी केसेस ऐसी है, वो एग्जांपल दे के हम लोग सोचेंगे। उसके बाद में हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर 498A के केस में अरेस्ट हो सकता है कि नहीं। उसके बाद में सवाल ये आता है कि अरेस्ट करने से पहले पुलिस को क्या कोई नोटिस देना ज़रूरी होता है? अगर वैसा नोटिस देना ज़रूरी होता है तो वो नोटिस आने के बाद में हम क्या करें और क्या क्या रेमेडीज़ हम लोगों को अवेलेबल है, ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। उसके बाद में हम लोगों को ये समझने से पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअल 498A। संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा वेरी सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ में। 498 का वर्डिंग ये है कि क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड टू द मैरिड वुमन। पत्नी को अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव इल ट्रीट करते हैं तो वो क्रुएल्टी के मीनिंग में आता है। तो व्हाट इज़ क्रुएल्टी ये भी डिफाइन किया गया है। क्रुएल्टी का मतलब फिजिकल क्रुएल्टी भी है, मेंटल क्रुएल्टी भी है। फिजिकल क्रुएल्टी मतलब क्या? तो फिजिकल क्रुएल्टी में हम फिजिकल असॉल्ट बोल सकते हैं, उसको मारना, पीटना, उसके बाद में उसको इस तरह से इल ट्रीट करना कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। सेकेंडली, उसके लाइफ को कोई डेंजर पहुंचाना। मेंटल क्रुएल्टी में उसको गाली गलौज, उसको अपमानित, प्रताड़ित करना, जिसकी वजह से वो सुसाइड तक पहुँचे, या फिर ये सब चीज़ें आती है क्रुएल्टी में। तो अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो 498A की केस दर्ज होती है। 498 के बारे में आपको बता दूं कि ये 1983 में अमेंड किया गया, 1983 में इंसर्ट किया गया। उसके पहले जो भी सेक्शंस थे आईपीसी के, अलग जो सेक्शंस है, जैसे असॉल्ट के लिए सेक्शन होता है 323, 324, 326, 307, इसके तहत वो केसेस चलते थे। तो ये हुई कि संक्षिप्त में हमने समझा कि क्या 498A है। अब हम आते हैं कि हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर कि ये अगर 498A है तो पत्नी ने अगर 498 की केस डाल दी, हालांकि अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नकारा नहीं है कि 498A का बहुत सारा मिसयूज़ होता है, एंटायर फैमिली को वो केसेस में ड्रैग किया जाता है। सो इन केसेस में हमको सवाल ये आता है कि इन केसेस में अरेस्ट पॉसिबल है क्या? अगर पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट हम लोगों को कर सकती है क्या, या फिर कोई नोटिस देना ज़रूरी है? ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो केस मैंने ही चलाई, पुणे में चली, आज तक वो पेंडिंग है। ये केस में होता है ये है कि एक विनय नाम का लड़का है, उसका साक्षी नाम के लड़की के साथ में शादी हो जाती है। शादी को 8 साल हुए हैं, उनको 3 साल की एक अच्छी सी बच्ची भी है। उसके बाद में उनको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। डिस्प्यूट शुरू हो जाने के बाद में वो लड़की कंप्लेंट करती है। पहली कंप्लेंट देती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत नशीला है, अल्कोहलिक है, ड्रगिस्ट है, उसका होटल का बिजनेस है, परमिट रूम है, और वो शाम को लेट आता है, मेरे को मार पीट करता है, उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसकी वजह से मेरे को वो इल ट्रीट कर रहा है। ये कंप्लेंट करने के बाद में उनका काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग होने के बाद में वापस एक दूसरे के पास में रहने के लिए जाते हैं। वापस वो आती है, वापस दूसरी कंप्लेंट करती है। वो कंप्लेंट में भी यही बताती है कि मेरे हस्बैंड को आपने काउंसलिंग किया था लेकिन उसमें कुछ फ़र्क पड़ा नहीं,
अभी भी मेरे को वही तकलीफें सहन करनी पड़ रही है। ये दोनों कंप्लेंट के बाद में जब ये इनका काउंसलिंग वर्कआउट नहीं होता है तो वो सलाह देते हैं पुलिस स्टेशन कि आप वुमेन सेल में जाओ। तो वुमेन सेल में जब ये कंप्लेंट लेके जाती है, उधर भी काउंसलिंग जब फेल हो जाता है तो अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे हुई है 498A की केस दर्ज। लेकिन यहाँ पे केस ये दी जाती है कि मेरा हस्बैंड नशीला है, ड्रगिस्ट है, मारपीट करता है, मेरे को इल ट्रीट करता है। इसके साथ में एलिगेशन बनाया जाता है कि मेरा ससुर है जो 6 साल पहले मेरे के रूम में आया था, मेरे तरफ देखा, हंसा, मेरे पीठ से हाथ घुमाया और उसकी वजह से मेरे को लज्जा उत्पन्न हुई। मेरा दैट क्रिमिनल असॉल्ट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मेरा विनय भंग हुआ, ऐसी कंप्लेंट दी जाती है। उसके साथ में बहुत सारे रिलेटिव्स का नाम लिया जाता है कि इन्होंने भी अबेट किया। जब भी मैं कंप्लेंट करती थी मेरे हस्बैंड की इनको, तो ये लोग उसका ही साथ देते थे, इलीगली मेरे से डिमांड करते थे, मेरे को इल ट्रीट करते थे, ऐसे करके। और जो भी एक सस्पेक्टेड उसके नज़र में थी वो लड़की पे भी एलिगेशन लगाया कि मेरा हस्बैंड का इसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अल्टीमेटली ये केस रजिस्टर होने के बाद में हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। हाउएवर इंटरिम एप्लीकेशन में बाकी सब लोगों को इंटरिम प्रोटेक्शन मिला, लेकिन हस्बैंड और जो ससुर थे उनके खिलाफ नोटिस इशू की गई। नोटिस इशू करने के बाद में पुलिस ने इन लोगों को 41A का नोटिस दिया। अब इधर आता है कि 41A का नोटिस, व्हाट इज एक्चुअली 41A CRPC इज ऑल अबाउट। तो CRPC 41A इसलिए इंसर्ट किया गया कि जो केसेस में अरेस्ट ज़रूरी नहीं है उसमें नोटिस देना मैंडेटरी है पुलिस को। लेकिन किस केसेस में अरेस्ट ज़रूरी नहीं है? जो केसेस की सज़ा 7 साल तक है, 7 साल से ज़्यादा नहीं है, वो केसेस में ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर पुलिस को लगता है कि इसमें अरेस्ट ज़रूरी है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। एंड ऑफ द डे उनको डिस्क्रिशन दिया है, पुलिस ने सोचना है कि अरेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं। और अगर वो ये केस जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें वो 41A का नोटिस वो हस्बैंड को और ससुर को दे देते हैं, वो फ़ोन आता है, तो नोटिस आने के बाद में क्या करना चाहिए? ये जो सवाल है इसका जवाब है कि नोटिस आने के बाद में लॉ ये कहता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि वो नोटिस हम कंप्लाई करें, उसमें जो जो लिखा है उसका कंप्लायंस करें, उसके साथ में हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और इन्वेस्टिगेशन में साथ दें। हमारे पास जो भी प्रूफ्स है हम ये दिखाने के लिए कि ये केस झूठा है, ऐसे एलिगेशन में कोई तथ्य नहीं है, ये हम उनके सामने रखें। अकॉर्डिंगली ये सलाह देने के बाद में उन्होंने भी ज्वाइन किया इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन में गए, उनका स्टेटमेंट लिया गया, स्टेटमेंट लेके उनको छोड़ा गया। अभी स्टेटमेंट लेकर जब उनको छोड़ा जाता है तो उसके बाद में फिर जब इनका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का फाइनल हियरिंग होता है, समझ लो कि परसों के दिन उसका फाइनल हियरिंग है, इनको 2 दिन पहले ही वापस बुलाया जाता है कि आप आओ, एक फॉर्मेलिटी बची है वो फॉर्मेलिटी करना है। अकॉर्डिंगली ये पुलिस पे विश्वास रख के उधर जाते हैं और इनको कोई रीज़न बिना बताए इनको अरेस्ट किया जाता है। ऐसा अरेस्ट किया जा सकता है क्या? जहाँ तक कायदा है, जहाँ तक 41A का सवाल है, 41A ये कहता है कि जब कोई नोटिस दिया जाता है तो वो नोटिस मेरे को अगर नोटिस दिया गया तो मैंने नोटिस का कंप्लायंस करना चाहिए। मैं अगर कंप्लायंस करता हूँ तो जब तक मैं कंप्लायंस करता हूँ तब तक मेरे को अरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये केस में तो अरेस्ट हो गए। क्यों अरेस्ट हुआ? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये अरेस्ट करने का पावर जो है और कौन से केसेस में वो अरेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर उनको लगा, पुलिस को लगा कि आप जाके कोई भी एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं, आप भाग जाने की पॉसिबिलिटी है, आपका प्रेजेंस सिक्योर नहीं हो सकता है अगर आपको अरेस्ट नहीं किया गया तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिशन देती है। इवन अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट जो केस हुई था, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस में बोला था कि अरेस्ट इज अ ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ करप्शन एट द हैंड्स ऑफ पुलिस। इसलिए जब ये पुलिस को डिस्क्रिशन दिया जाता है तो मेरा आपको ये सब्सटेंस में से कहना ये है कि वो एग्जाम्पल में जैसे नोटिस देने के बाद में भी पुलिस ने अरेस्ट किया और नोटिस देने से पहले भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो आज हम लोग ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी 498A की केस अगर रजिस्टर होती है, जो पत्नी दाखिल करती है, तो उसमें पुलिस को आपको अरेस्ट करने की पावर्स है। बिकॉज 498A ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, दखल पात्र है, जिसमें कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है अगर वो पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है तो, और नॉन बेलेबल भी है। इस वजह से हमने आज के जो वीडियो में ये जानने की कोशिश किया कि
अगर 498A का मैटर केस दर्ज होती है तो हमको अरेस्ट पुलिस कर सकती है. इवन इट इज़ नॉट मैंडेटरी. इफ पुलिस feels, police satisfies that arrest is not necessary, then notice can be issued. इवन नोटिस इशू होने के बाद में भी हमको अरेस्ट हो सकती है. अभी अरेस्ट से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द रेमेडी टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द अरेस्ट, ये हम सोचेंगे कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल कैसे लिया जाता है, एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल किधर फाइल किया जा सकता है, कब फाइल किया जा सकता है, उसमें क्या क्या कंसिडरेशन के मुद्दे होते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.